Hello everyone, this is Anu Chaudhary and I welcome you to my YouTube channel. Here I am back again with the video which will really help you and boost your preparation for the series which is next month of course, and I hope कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, but you need a spark in your preparation so that you can really give it a very you can say perfect ending and finally feel confident on the D day. So let's start our video. तो अभी लास्ट का हमारे पास वो टाइम बचा हुआ है जहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सिर्फ रिवाइज हो सकती हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो ब्रश अप हो सकती हैं, ठीक है। इस टाइम में नया तो ऑफ कोर्स हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, बट हाँ जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं और जो चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि हाँ वी शुड रिटेन, अभी सिलेबस हम लोगों ने मान लो 80% ही पढ़ा हुआ है, तो ये टाइम ऑफ कोर्स वो नहीं है कि जिसमें हम 20% सिलेबस और पढ़ेंगे। हम लोग जो 80 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बस उसी को हमें ब्रश अप करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में यार रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बहुत ही परफेक्ट, और उसमें भी लास्ट 1 वीक का जो है वो हमारे पास में एक प्रॉपर रिटन में होना चाहिए कि यार लास्ट का जो 1 वीक है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट का 1 वीक जो मेरा होता था हमेशा से ही वो मैं रखती थी कि यार जो मतलब ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें मैं भूल जाऊंगी फ्रॉम द हिस्ट्री, और कुछ हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे वन लाइनर्स होते थे यार जो हमेशा ही मतलब ऐसा होता है कि हम लोग भूल सकते हैं, तो मैं हमेशा वो चीज़ें जो थी वो लास्ट वीक में रखती थी। तो आपको भी अपनी मतलब जो भी पढ़ रहे हैं आप या फिर जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें लास्ट वीक को इस हिसाब से डिज़ाइन करना है दैट उसमें सारे जो हैं वो आपके फैक्ट्स रिवाइज हो जाएं, ठीक है। अब उसके बाद जो बचे हुए दिन हैं हमारे पास में, अब मैं ये समझती हूँ कि यार आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया होगा ऑलरेडी, और रिवीजन के साथ साथ में मॉक्स, ठीक है, मॉक्स भी आप लोग दे रहोगे, और अगर नहीं दे रहे हो तो अभी ये मतलब हाई टाइम है दैट यू शुड स्टार्ट गिविंग मॉक्स और अटेम्प्टिंग मॉक्स, और उसके हिसाब से मतलब थोड़ा सा अगर मतलब आपने 1 वीक में एक मॉक दिया है, ठीक है, तो उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब यहाँ पे ये वाली रेस स्टार्ट नहीं होगी कि आपने कितने मॉक्स लगाए हैं, 10-15, ये नहीं। आप 3-4 मॉक्स लगाओ, लेकिन मतलब उसके बाद में उसका एनालिसिस इतना अच्छा होना चाहिए आपका कि यार वो वाले मिस्टेक्स या तो जो नेक्स्ट मॉक्स में वो मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो वो मिस्टेक ना हो उसके अंदर, और अगर वही सेम चीज़ें एग्जाम में आ रही हैं तो वहाँ तो बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो है वो देने हैं क्या, मॉक्स, ठीक है। और आपका जो रिवीजन है वो लेयर्स में होना चाहिए। लेयर्स का मतलब जैसे मैं पढ़ती थी तो वो सिंपली ये होता था कि अगर आपका पहला रिवीजन हो रहा है मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन, तो उसके अंदर जो है वो सिंपली वो चीज़ें रहेंगी, जैसे मान लो मतलब स्टोरी जो है वो आपको पूरी पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसकी जो मतलब स्टोरी है वो आपको पूरी पता है, एंड आई होप कि ये फर्स्ट राउंड आप लोगों ने कर लिया होगा कंप्लीट, ठीक है। उसका जो सेकेंड राउंड होगा उसके अंदर जो थोड़ी सी डीप इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेम्स वगैरह, ठीक है, नेम्स किस ऑर्डर में आ रहे हैं, पहले कौन आया था, लास्ट में पहुंचते पहुंचते कौन रह गया, ठीक है, नेम्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो आती है वो बिल्कुल डीप रूटेड नॉलेज जो होती है हिस्ट्री के अंदर, वो मैं बोल सकती हूँ दैट आर डेट्स। तो अब मतलब आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा कि यार डेट्स से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि यार सिंपल वो पैटर्न पूछ लेते हैं कि ये वाली फॉर एग्जांपल कोई पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे उस टाइम पे जो भी कुछ ऐसा फॉर्म हुआ था, ठीक है, हम लोग का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उस टाइम पे जो भी पार्टीज वगैरह फॉर्म हुई थी ना वो ऐसे 4 लिख देंगे और उसके अंदर फिर पूछेंगे कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक इनके फॉर्मेशन ईयर का जो है वो ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, तो वो ऐसे पूछ लेता है। तो ये 3 लेयर्स हम लोगों की फॉर्म होती हैं, और आई होप आप लोगों की जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, अभी लास्ट की 2 लेयर्स आप लोगों को कंप्लीट करनी है फॉर द वी कैन से एनरिच अवर नॉलेज, और मतलब एग्जाम के अंदर कोई हमसे ऐसे क्वेश्चन तो एटलीस्ट ना छूटे जो बिल्कुल ही अलग आते हैं, जो अटेम्प्ट नहीं हो सकते हैं, उनकी बात अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों की बात हो गई कि यार हमारा जो लास्ट वीक है वो पूरा प्लान्ड होना चाहिए पहले से ही, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों को फैक्ट्स वगैरह देखने होंगे। दूसरी हम लोगों की प्लानिंग हो गई कि मतलब ऐसे राउंड्स में रिवीजन होना चाहिए, लेयर्स में होना चाहिए। पहली लेयर आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो चुकी होगी क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो यार ऑब्वियसली वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में मतलब अगर लेयर्स में आपने डीपली लेयर्स में पढ़ लिया है तो तीसरी चीज़ आती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कितने आवर्स मतलब ऐसे स्टडी पे आपको देना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अभी लास्ट मंथ में से भी कुछ दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ यार बिल्कुल हाँ सिंपली हम लोग को रखना है कि यार
हमें मतलब जितना टाइम हम लोग चीज़ों को पढ़ने में दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा टाइम अब हमें देना है चीज़ों को रिकॉल करने में, ठीक है? वो रिकॉल हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही। एक्टिव रिकॉलिंग बहुत ही अच्छा मेथड है और आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो, उसको लिख-लिख के रिवाइज़ या फिर कोई अगर आपके सामने बैठा हुआ है तो उसको सुना दो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स या फिर आपके कोई भाई वगैरह हैं, ठीक है? तो मतलब आप लोग जो है वो इस वे से मतलब बहुत ही अच्छा रिवीजन होता है, क्योंकि मैंने भी ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी। और इसके बाद में तो आपका रिवीजन के बाद में जो अगली चीज़ आती है दैट इज़ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यूज, ठीक है? हर एग्जाम का एक रामबाण वी कैन से एक पैटर्न ही होता है विच वी शुड फॉलो। जितना भी आप लोग पढ़ रहे हो या फिर आप याद कर रहे हो, और यू शुड टेस्ट योर नॉलेज कि आप लोगों ने कितना मतलब कितना आपको रियल में रिटेन हो पा रहा है, तो उसके लिए यू शुड प्रैक्टिस। और क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, और अगर वो आपके हो चुके हैं तो मतलब कहीं भी ऑनलाइन जाके किसी भी मतलब वेबसाइट पे जाके वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने पार्लियामेंट पढ़ा है तो पार्लियामेंट के हर एग्जाम के क्वेश्चंस, ठीक है? मैं ऐसा हायर लेवल नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल इसी के आप लगा लो इस टाइम पे, बट हाँ सीडीएस एनडीए सीएपीएफ और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है? जियो साइंटिस्ट वगैरह, तो उसके जो हैं वो पीवाईक्यूज आपको लगा लेने हैं, तो वहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मतलब रियल में वो चीज़ें रिटेन हो पा रही हैं या फिर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है? तो हम लोगों का क्या हो गया है यहाँ तक जो मतलब हम लोगों को ज़्यादा टाइम जो है वो चीज़ों को रिटेन करने में लगाना है, और वो रिटेन हो सकती हैं एक्टिव रिकॉलिंग। दूसरा, हम किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं इसके अंदर। और तीसरा कि यार हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है? और उसमें प्रैक्टिस में हो सकते हैं कि यार पीवाईक्यूज हम लोग देख लें, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी ले रखी होगी, ठीक है? तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? और डेली बेसिस पे आपको वही जो भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हो उसके हम लोग बोल सकते हैं कि 50-50 क्वेश्चन लगा सकते हो आप। और वीकेंड्स पे आप लोग को ध्यान रखना है कि मॉक्स आप लोगों को लगाने हैं, और वो दे के जो भी आपके मार्क्स वगैरह आ रहे हैं उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला है ये वीडियो के अंदर, ठीक है? तो जब तक उसका एनालिसिस नहीं होगा तो यार आपको ना आपकी मिस्टेक्स का आइडिया नहीं होगा कि मतलब कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, और उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स होती है। एक तो वो यार जो हमें कंसेप्ट ही नहीं आता है, ठीक है? हमने दिमाग में कुछ और सोचा और सोच के हमने जो है वो इम्प्लीमेंट किया और वो सही नहीं निकला, ठीक है? दूसरी होती है हम लोगों की सिली मिस्टेक्स, जो हमें आता था, हमने पता नहीं कहाँ ध्यान था, कहीं ध्यान भटक गया और वो हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है? और तीसरी होती हैं मतलब बिल्कुल ही आपको कोई भी आइडिया नहीं है, एक ब्लाइंड स्पॉट है आपके लिए, और आपने ज़बरदस्ती बस टिक मार दिया है कि फॉर द सेक ऑफ कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो एक होती है वो वाली मिस्टेक कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है और आपने अंधेरे में चला दिया है तीर, ठीक है? तो वो मतलब वहाँ पे आपकी जो है मिस्टेक्स वो एनालिसिस करके आपको फर्दर चीज़ें करनी है इम्प्रूव। तो ये तो हो गई हम लोगों की यार कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होना है, और मतलब क्या क्या उसके रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि यार रिवीजन के लिए मतलब ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या हम लोग रख सकते हैं। तो मतलब एक सिंपल चीज़ है कि यार हमारे दिमाग को ना ऐसे बार बार एक ही चीज़ पढ़ते रहना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ठीक है? रिवीजन किसी को नहीं अच्छा लगता, मतलब जब तक हम लोग नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तब तक ही अपना माइंड जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। जहाँ मतलब ये आता है ना कि यार वही चीज़ें दोबारा पढ़नी है तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती हैं वो चीज़ें। तो सिंपल हम लोगों को रखना है कि हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे रखने हैं कि हमें बोरियत फील ना हो, ठीक है? हमारे माइंड को जो है वो बोरियत फील ना हो। तो उसके अंदर हम लोग एक थ्योरी और एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने हिस्ट्री के साथ में या तो ज्योग्राफी रख दिया, थोड़ा सा वो टेक्निकल है, या फिर हिस्ट्री के साथ में हम लोगों ने साइंस रख दिया। तो वो मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग के लिए हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री का ऐसा उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब रटनी होती हैं। वहीं पे अगर हम लोग साइंस का बहुत सारा पार्ट देखें वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है और थोड़ा सा अंडरस्टेबल मतलब ऐसे पार्ट होता है उसके अंदर कि यार उसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसा हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना रखते हैं तो उसमें मतलब थोड़ी सी चीज़ें हम लोग के लिए आसान हो जाती हैं। फिर मतलब इनका आपको प्रॉपर ऐसे 1 वीक का प्लान अपना रखना है, कैसे-कैसे लेयर्स में रिवीजन होगा, डेली प्रैक्टिस क्या-क्या होंगे। जो भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, वही टॉपिक के क्वेश्चन डेली-डेली आपको लगाने हैं, ठीक है? और फिर वीकेंड पे आपको जो है वो टेस्ट लगाने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में हिस्ट्री के साथ साइंस ले सकते हो आप, ठीक है? ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी रख सकते हो। पॉलिटी में मोर और लेस सब कुछ जो है वो याद वाला ही सिस्टम है, ठीक है? रटने वाली चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि यार टेक्निकल है समझना है, ठीक है? तो ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटी रख सकते हो। और इंग्लिश के साथ में हम लोग जो है वो जो भी मतलब और
हाँ, इंग्लिश के साथ में हम इको रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इको के अंदर यार काफ़ी वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, टफ नहीं है, थोड़ा-सा टेक्निकल है और उसके साथ में हम लोग अपना इंग्लिश रख सकते हैं क्योंकि उसमें रूल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी-सी मतलब रटनी पड़ती है, ठीक है? तो ऐसे आप लोग है ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो और फिर उसे फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन द plan of the week or on the daily basis. Now we have to move on the part द प्रायोरिटी लिस्ट इन द रिवीजन स्टडी, ठीक है? तो अभी इसके अंदर तो यार अभी आप लोगों ने अगर सीरियस एस्पिरेंट आप हो तो आपको पता होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है और वीक एरिया क्या है, ठीक है? और इसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं यार कि अपना स्ट्रॉन्ग एरिया या फिर वीक एरिया इस चीज़ से भी डिफाइन होता है कि यार एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है। क्योंकि अगर हम लोग साइंस को देखें तो मतलब साइंस एक ऐसा पार्ट है कि वो नॉन स्किपेबल है, नहीं हो सकता स्किप। और चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आपका साइंस नहीं था, लेकिन वो एरिया ऐसा है कि यार वो मतलब स्किप नहीं हो सकता है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और आजकल अगर हम लोग देखें तो यार कंपटीशन इतना बढ़ गया है स्पेशली फॉर द गर्ल्स, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो अपने मतलब रिवीजन स्ट्रैटेजी भी आपको ऐसे ही रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग साइंस में बहुत अच्छे हो तो साइंस में फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि उसमें आपके मतलब 85% से ऊपर क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है? 100% नहीं मैं बोल सकती, थोड़ा मतलब ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ 85% से ऊपर आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर और इतने क्वेश्चंस जो हैं वो सही होने चाहिए आपके। फिर उसके हिसाब से अभी आप लोग मतलब छोड़ने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि यार एक मतलब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा छोड़ दो। पहले जो थे वो यार उस टाइम का मतलब कॉम्पिटिशन इतना नहीं था और मैंने भी जब एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया था तो मैंने मतलब हिस्ट्री के अंदर सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, बाकी की एंशिएंट और मिडाइवल दोनों ही छोड़ दी थी और फिर भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। लेकिन आज के देखते हैं यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मतलब कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते हम। तो सिंपली मतलब अपने ना स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है यहाँ पे। तो मेरी जो प्रायोरिटी लिस्ट होती थी वो होती थी स्टार्टिंग में मतलब साइंस होती थी, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी थी, फिर उसके बाद में इको थी, फिर उसके बाद में पॉलिटी आती थी और सबसे लास्ट में जो थी वो मेरी आती थी वी कैन से हिस्ट्री, ठीक है? तो जीएस का ये है, मतलब जीएस की प्रायोरिटी लिस्ट ये है और आई होप कि आपको भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होंगी तो उसी हिसाब से आपका रिवीजन जो होगा वो प्लान्ड होगा, ठीक है? फिर सबसे लास्ट में आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीरियस प्रिपरेशन, दैट इज़ इंग्लिश। तो यार मतलब ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है कि अगर यार आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है? इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है? या तो आप बहुत बड़े धुरंधर हो कि यार जीएस बहुत ही अच्छा है और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है क्योंकि जीएस एक बहुत ही वास्ट एरिया और वहाँ पे स्कोर लेके आना बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इंग्लिश में आपको कोशिश रखनी है कि यार आपके मार्क्स 75 प्लस तो कम से कम आए, ठीक है? 75 प्लस कम से कम आने चाहिए और स्पेशली फॉर द गर्ल्स तो यार उनको तो 80 प्लस टारगेट करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ उनके लिए मतलब एग्जाम हो गया है अब। तो अब 75 प्लस आपको अगर लेके आना है तो उसके लिए अगेन सिर्फ प्रैक्टिस काम आने वाली है। उसके अंदर भी आपको मॉक्स लगाना है डेली बेसिस पे। आप कोई भी टॉपिक अगर रिवाइज कर रहे हो तो उसके डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से मिल सकते हैं आपको? एसपी बख्शी एक बुक है, मतलब बहुत ही अच्छी एक बुक है वो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली लिखी हुई है। नीतू मैम की एक बुक है, ठीक है? इंग्लिश आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज उनके देखे होंगे। तो उनकी एक बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो भी बुक एक बहुत अच्छी है। उसमें भी टॉपिक वाइज बहुत सारे हिंदी एंड इंग्लिश मतलब दोनों में वो बुक लिखी हुई है, स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स है वो, जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है तो वो लोग भी मतलब अगर उससे पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें उन्हें समझ आ जाएंगी और उसी से आप लोग जो है वो क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है? मतलब बहुत सारे एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है उसके अंदर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और हाँ यही रिसोर्सेज हैं। और अगेन अगर आप जीएस का मॉक दे रहे हो वीकेंड्स पे तो कोशिश आपको करनी है कि इंग्लिश का भी आप वही मतलब उसी दिन दो और टाइमिंग्स भी आपको सेम रखनी है। जैसे 9 से पेपर होता है सुबह तो आपको वही रखना है, ठीक है? मतलब उसी टाइम पे देना है ताकि आप उस शेड्यूल में जो है मतलब थोड़ा-सा मतलब आपका वो फेवरेबल हो जाए वो चीज़, ठीक है? तो सेम टाइम पे सुबह उठ के मॉक्स लगाने हैं जैसे एग्ज़ाम के अंदर होता है, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को सोचना है ताकि थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो जाओ उस रूटीन के उस दिन के लिए। एकदम से मतलब कुछ नया ना लगे, ठीक है? और मतलब हाँ,
इंग्लिश के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं कि इंग्लिश के अंदर जो मार्क्स आते हैं ना यार, वो मतलब अगर आपकी ईज़ी चीज़ें गलत नहीं हो रही हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका आएगा। उसमें अगर एक्सेप्शंस से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि यार हमें एक्सेप्शंस याद रह जाते हैं। जो बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं ना, वो हमें याद ही नहीं रहती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि एक्सेप्शन फिर भी अगर हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो वो हमें याद रह जाएगा, लेकिन कॉमन चीज़ें हम लोग भूलते हैं और वहीं से ही बनती है कट ऑफ। वहीं से ही असली गेम शुरू होता है कि हम अभी भी गेम के अंदर हैं या नहीं है। तो वो ईज़ी क्वेश्चंस हम लोगों को गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है? बाकी हाँ, अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि यार वो नहीं पढ़ाया आप लोगों ने, मतलब अच्छी पढ़ाई करी है लेकिन आपने वो कहीं एक्सेप्शन में भी नहीं पढ़ी हैं चीज़ें, और कहीं मतलब वैसे भी आपके सिलेबस में कहीं नहीं थी वो जो आपने पढ़ा है, तो खुद पे विश्वास रखना है और उस चीज़ को छोड़ना है, ठीक है? छोड़ने की हिम्मत रखनी है। मतलब सिंपली ये है कि यार ज़बरदस्ती का ये है कि हम लोगों ने तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, इतने कर दिए, ये नहीं करना है। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सब सही हो जाएँगे, ठीक है? और अगर आपके नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मतलब आप लोगों ने अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा किए थे और उसमें से गलत हो गए, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। एवरेज से भी नीचे, बिलो एवरेज हमेशा आप लोगों का स्कोर आएगा, तो उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है, बस अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है? तो ये हो गई हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। हाँ, इसके अंदर हैं कि बहुत सारे रूल्स हैं जो हमेशा मतलब कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो यार वो अगर बीच में एंड लिखा है, 2 वर्ड उससे जुड़ रहे हैं, तो वो बाद में जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो मतलब नियरेस्ट है उसके मतलब अटैच है वर्ब जिससे, उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो ये जो रूल्स हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनकी लिस्ट है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत मिस्टेक्स इसके अंदर होती हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही कॉमन से टॉपिक हैं। आई होप मुझे ये सब बताने की ज़रूरत अब तो नहीं होगी एटलीस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, ठीक है? तो एट द एंड बस एक मैसेज है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमने तो अभी मतलब रिवीजन वगैरह स्टार्ट भी नहीं किया है, तो क्या मतलब हमारे चांसेस हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग के ऊपर होती हैं यार, और इट्स रियली अप टू अवर माइंड, क्योंकि हमारी मतलब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक्यूरेसी या जो मतलब रटने की स्पीड स्पेशली अगर मैं बोलूँ, वो आपके एग्ज़ाम के 1 वीक या 4 दिन पहले होती है, वो पूरी प्रिपरेशन में कभी नहीं होती है, ठीक है? तो बस आप लोगों को उसी मोड में रहना है, एग्ज़ाम मोड में रहना है कि यार अगर मेरा 2 दिन बाद एग्ज़ाम होता तो मैं कैसे पढ़ रहा होता आज? तो उसी मूड में आपको मतलब ऐसे रहना है कि यार मेरा एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मेरी रिवाइज़ हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है? और इस फालतू बकवास पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आपको करना है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तो कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर छोड़ दो, या फिर मूवी देखो, ठीक है? ये सब बकवास चीज़ें हैं बिल्कुल। और आपकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वो एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले ही होगी, ठीक है? आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी कि यार मैं इसको देख लेता हूँ, इसको देख लेता हूँ, और आप अगर उसको एक बार देख लोगे ना, तो वो आपको एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से रिटेन रहेगी, ठीक है? वो कभी नहीं भूलोगे आप। तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है आप लोगों को। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोगों के मतलब जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपकी प्रिपरेशन में हर्डल्स आ रहे हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। और I will make further video to help you guys so that you can score really well in your exam. So keep studying and make a proper plan so that it will really work for you and help you to score good marks in the upcoming exam. And all the best. And please like my video, subscribe to my YouTube channel, and share this video to your friends who are preparing for CDS exam. And yeah, wait for my next video. Till then, thank you, take care, and bye bye.